दोस्तों, मैं प्रदीप। हमारे देश में सरकारी नौकरी की इज्जत शायद उन लोगों से भी ज्यादा है जो अभी व्यापार करके लोगों को रोजगार देते हैं। लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरी मजे की नौकरी होती है। इसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, बस यूं समझिए आपको फ्री का पैसा मिल रहा है। दोस्तों, आराम करने का कुछ हद तक तो सही भी है, परंतु सबके साथ ऐसा नहीं है। कुछ लोग ट्रेन में भी काम करते हैं। ट्रेन में काम करने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त ट्रेन के सफर में ही बिताते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त के साथ बीती एक ऐसी दुर्घटना की कहानी है जिसमें मेरी भी हिस्सेदारी है, 50-50% की। मैं उस वक्त ठीक वहीं पर था जब ये सब हुआ और आप ठीक इसी कहानी को सुनते जा रहे हैं। दोस्तों, तपती गर्मी की रात थी जब मेरे दोस्त रवि को, जो कि एक ट्रेन ड्राइवर है, उसने मुझे अपने एक नाइट रूट पर साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। मैं एक छोटा मोटा व्यापारी था और ठीक रेल का यह सफर मेरे लिए उत्सुकता से भरा था। सोचा कभी कभी पार्टी ट्रेन में भी होनी चाहिए। वाकई कितना सुहाना अनुभव होगा कि चलती ट्रेन, खाली रास्ता, अंधेरी रात। मुझे बहुत ही उत्सुकता थी और मैं ठीक इस चीज को स्वीकार कर बैठा। एक चलती ट्रेन के सामने से दुनिया का अनुभव करने का अवसर कोई मूर्ख ही छोड़ना चाहेगा, वो भी ट्रेन के ड्राइवर के साथ। दूसरी तरफ रवि, जो कि वर्षों से ट्रेन चला रहा था, उसके पास अपनी यात्राओं की अनगिनत कहानियां थी और ठीक आज की रात मुझे उस रोमांच का स्वाद चखने को मिलेगा। मैंने अपने बैग में पार्टी का सामान रख लिया, जैसे कि विस्की और चखना। हम रात के ठीक 10 बजे आनंद विहार स्टेशन पर मिले। प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों की भीड़ भाड़ थी। रवि ने मुझे अपनी ट्रेन में काम कर रहे लोगों से मिलाया, जो कि साथ में सफर करने वाले थे। हम ठीक जल्दी जल्दी ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से दूर चली गई, शहर की चिल्लाहट धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी जगह पटरियों पर पहियों की लयब्ध खड़खड़ाहट ने ले ली। ऊपर चांद की रोशनी ने अंधेरी रात में आने वाले छोटे मोटे गांव और छोटे शहरों के इलाकों पर एक चांदी जैसी चमक बिखेरी, जिसमें सब कुछ शांत और बहुत ही सुंदर लग रहा था। दोस्तों, जैसे जैसे घंटे बीतते गए, हम अपने स्कूल के दिनों को याद करते रहे, कहानियां आपस में साझा करते रहे। हम लगातार पुरानी यादों पर हंसते रहे। इसी बीच आधी रात के आसपास ट्रेन की गति धीमी होने लगी। रवि का खुश मिजाज व्यवहार एकदम गायब सा हो गया। अचानक हमसे कहने लगा कि ये कौन सा स्टेशन है, यहां तो ये ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन आगे से रोकने का सिग्नल आ रहा है। मैंने उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए पूछा, रवि क्या बात हुई? उसने मुझसे कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। शायद ये कोई तकनीकी खराबी है। दोस्तों, रवि की आवाज तनावपूर्ण थी। ट्रेन को यहां नहीं रुकना चाहिए। हमें 1 घंटे तक रुकने का सिग्नल था। ट्रेन एक सुनसान घने स्टेशन पर रुकी, जहां एकदम सुनसान था। प्लेटफॉर्म की दरारों में घास उग रही थी। साइन बोर्ड इतना ज्यादा घिस चुका था कि स्टेशन का नाम मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। मैंने एकदम से पूछा, क्या रवि, इससे पहले तुम कभी यहां रुके हो? रवि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कभी नहीं, और तो और ये स्टेशन हमारे रूट पर है ही नहीं। मैंने कहा, क्या पता आगे किसी और ट्रेन को रास्ता देना हो, इसीलिए रुकने को कहा गया है। रवि ने मुझसे कहा, इस रास्ते पर हमारी ट्रेन आखिरी ट्रेन है। इसके बाद और कोई ट्रेन नहीं चलती। अब सीधा अगली ट्रेन सुबह ही निकलेगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चल 1 घंटा रुकना ही है तो थोड़ा घूम आते हैं, आसपास देखे तो कौन सी जगह है। मैं जैसे ही ट्रेन से बाहर कूदा तो मैंने पाया कि बाहर एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा लगा मानो कि जैसे अगर ट्रेन ना होती तो यकीन कीजिए जैसे हम किसी जंगल में आ गए हों। पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट ने माहौल को और भी बदतर बना दिया था। पर खैर, जैसे ही हम इलाके की खोजबीन कर रहे थे, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रेन क्यों रुकी, तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन से नीचे आया और कहने लगा कि इतनी रात को ट्रेन क्यों रोक दी। हमने बाबा से कहा कि बाबा, आप बाहर क्यों आए? खाली स्टेशन है, यहां शायद कोई आता जाता नहीं, कोई जानवर आ सकता है, जाइए सो जाइए, ये ट्रेन 1 घंटे में चलेगी। बाबा ने कहा, ठीक है,
मैंने उस स्टेशन का नाम ठीक से पढ़ने की कोशिश की, हालांकि ढंग से तो कुछ भी नहीं दिखा, मगर वो नाम मुझे आधा ही समझ आ रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन का नाम लिखा हो रोहिला मटक। मैंने जैसे ही वो नाम पढ़ा तो बाबा की आंखें डर के मारे काली पड़ गई। कहने लगे कि अरे ये कहाँ ले आए, भागो जल्दी यहां से, ट्रेन चालू करो। रवि ने पूछा कि क्या हुआ बाबा, ऐसे डर क्यों गए? बाबा भागकर चढ़ने ही वाले थे कि मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी बता के तो जाओ, क्यों डरा रहे हो? आखिरकार आप इतने उम्रदार हो, आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती। बाबा ने बस इतना ही कहा, सिर कटा। बाबा ने भागकर ट्रेन में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हम सब के सब हंसने लगे कि आखिरकार इस बुढ़े को क्या हुआ, हमको भी फालतू में डरा रहा है। मैंने रवि से कहा, अरे रवि जी, क्या आपने सिर कटा सुना है? रवि ने कहा, हाँ, बचपन में सुना था। एक ऐसा भूत जो अपना सर अपने हाथ में लेकर चलता था। दोस्तों, मुझे भी ठीक ये कहानी थोड़ी बहुत याद थी। ये तो मनोरंजक कहानियों में आता था, सच में थोड़ी ऐसा कुछ होता है। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, अरे रवि जी, सब फर्जी कहानियां हैं। रवि ने कहा, क्या मालूम, सच भी हो सकता है। इसके बाद हम सब के सब चुप हो गए। माहौल एकदम सुनसान हो गया। लेकिन तभी स्टेशन के एक खाली रूम से कुछ अजीब सी हरकतों की आवाज सुनाई थी। धीमी दर्द की कर्राहट थी, जैसे कोई बहुत तगड़े दर्द में हो। सच कहूं तो वो उस आवाज को सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक नजर रवि की आंखों में देखा। मैं उसकी आंखों में डर देख सकता था। यकीन कीजिएगा, हमें एक ऐसी आकृति देखने को मिली जो इतनी विशालकाय थी कि हम दोनों एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, तब भी उसको छू नहीं सकते थे। एक अजीब सी आकृति जो कि हाथ पैरों को बयां कर रही थी, लेकिन उसका सर ठीक से नहीं दिख रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे डर के मारे ट्रेन में भागने लगा। शायद सच में वो सरकटा था जिसकी हमने कहानियां सुनी थी। वाकई बड़ा ही भयानक दृश्य था। मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। मैंने सुझाव दिया कि रवि, जल्दी ट्रेन चलाओ, आगे बढ़ाओ, सिग्नल को भाड़ में जाने दो, अभी हमें अपनी जान बचानी है, नहीं तो ये शैतान पता नहीं क्या करेगा। हम ठीक जैसे ही वापस जाने के लिए तैयार थे तो हमने ठीक ट्रेन के सामने एक आकृति को निकलते हुए देखा। ये एक आदमी का सर था और उसका धड़ पीछे ट्रेन से भागते हुए आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, ये सरकटा है। उसकी आवाज में एक कंपन थी। लोग कहते हैं कि वो एक दुष्ट आत्मा है जो अपने कटे हुए सिर को लेकर किसी बंद स्टेशन पर ही रहता है। क्या ये वही स्टेशन है? सच कहूं तो सरकटा एक किदवंती थी। ये एक भूत की कहानी थी जो कि बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहां वह ठीक हमारे सामने खड़ा था। वो ठीक अपने सर के साथ करीब आ गया और मैं तापमान में गिरावट महसूस कर सकता था। मेरी सांसें बहुत तेज फूल रही थी। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था मानो कि जैसे अभी 5 मिनट में फट जाएगा। मैं उत्साह से अपनी आंखें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक एक भयानक चीख निकली और हमारे नीचे की जमीन हिल गई। रवि ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन शुरू नहीं हुई। हमें बहुत तेज घबराहट होने लगी। उसकी खोखली आंखें हम पर टिकी हुई थी। मैं रवि को अपनी सांसों में प्रार्थना करते हुए सुन सकता था, क्योंकि वह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने ट्रेन से विनती की कि प्लीज चलो, चलो यहां से। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैंने रवि को देखते हुए कहा कि रवि, डर मत, शांत हो जा। गेट बंद है, लोहे का गेट है, ये अंदर नहीं आ सकता। तू शांति से चालू कर। जल्दबाजी में कुछ भी काम करेगा तो शायद गलत हो जाएगा। रवि शांत हुआ। उसने सोच समझकर सही तरीके से बटन दबाया और इसके बाद एक ही झटके में इंजन चालू हो गया। उसी बीच सरकटे का सर हमारे सामने से गायब हो गया और ठीक ट्रेन ने जैसे ही धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। हालांकि उस वक्त हम डरे हुए थे, क्योंकि वो सरकटा ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। उसका भयानक चेहरा ट्रेन की लाइट से रोशन था। दोस्तों, आप ही सोचिए कि चलती हुई ट्रेन में एक ऐसा शैतान जो कि लगातार आपके पीछे भागता हुआ आ रहा हो।
वो ठीक किसी जंगली सूअर की आवाज में चिंगाड़ रहा था। उसका सर उसके हाथों में था, जिसको लेकर वो लगातार भाग रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, ट्रेन में बैठे किसी भी यात्री को कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये सारा नजारा बस हम सब देख सकते थे। बाकी के लोग अपनी अपनी बोगी में आराम कर रहे थे। जब मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तभी वो साया हमें ट्रेन के राइट साइड शीशे में दिखाई दिया। कुछ एक अजीब सा हाथ था, उंगलियां एकदम हड्डीदार थी, जो कि खिड़की के किनारों को पकड़ रही थी, लेकिन इसके जरिए कोई अंदर आ सके इतनी जगह नहीं थी। रवि लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। शायद सुनने में ऐसा लग रहा था कि जैसे गलत ही पढ़ रहा हो। वो डर के मारे सब कुछ भूल चुका था। मैंने पास में पड़ी एक लोहे की छड़ पकड़ी और पूरी ताकत के साथ झटके से दरवाजा खोलकर उसकी ओर फेंका। यकीन मानिए, छड़ उसके आर पार हो गई, मानो वो धुएं से बना हो। हाँ, पर एक बात थी, ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे उसे एक पल के लिए मैंने विचलित कर दिया। रवि ने गति बढ़ा दी। इसी के आखिरी प्रयास के साथ सरकटा धीरे धीरे उसी अंधकार में गायब हो गया, लेकिन उसकी आंखों की भयानक चमक हवा में लगातार बनी रही। सच कहूं तो जब तक हम स्टेशन से बहुत दूर तक नहीं पहुंच गए, तब तक हमने अपनी गति धीमी नहीं की। रवि और मैं दोनों हिल चुके थे। हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी और हमारे दिमाग में यह समझने की कोशिश हो रही थी कि आखिरकार अभी क्या हुआ। मैं अपने साथ में जो दारू लाया था वो वैसी की वैसी ही पड़ी रही, लेकिन काफी देर के सफर के बाद मैंने तुरंत ही अपना एक पैक बनाया। यह पैक और दिनों के मुकाबले आधा गिलास था। मैंने उस पैक को मारकर एक आराम की सांस ली। इसके 5 मिनट बाद मैंने रवि से कहा कि रवि, तुझे क्या लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं? रवि ने कहा, लगता तो मुझे भी यही है। अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और तो इतने सालों की नौकरी में मैंने आज ही ये दिन देखा। एक बात कहूं दोस्त, बुरा तो नहीं मानेगा? मैंने रवि से कहा। हाँ पूछ। रवि ने मुझे ऐसा जवाब दिया जिसके बाद मेरी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। तो उसने मुझसे कहा कि देख प्रदीप, आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज तू आया है और आज ही मेरे साथ ये सब हुआ है। इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। दोस्तों, उसकी बात सुनने के बाद मैंने तुरंत ही एक पैक और बनाया और चुपचाप एक ही बारी में पीकर मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने प्रदीप से कहा, हमें अगले स्टेशन पहुंचने पर इन सब चीजों की सूचना देनी चाहिए। लोगों को यह जानने की बहुत जरूरत है कि आखिरकार वहां कुछ तो है। दोस्तों, रवि लगातार गाड़ी चला रहा था, लेकिन मेरी यात्रा इसके बाद धुंधली सी गुजरी। जैसे तैसे अगले स्टेशन पर पहुंचे, जिसके बाद रवि ने तुरंत ही अधिकारियों को घटना की सूचना दी। उन्होंने बड़े ही संदेह के साथ हमारी बात सुनी, क्योंकि मैं नशे में था। शायद शराब की बदबू उनकी नाक तक जा चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद नशे में थे, इसीलिए इन्हें ऐसा लगा होगा। लेकिन हमारी आंखों का डर और हमारी आवाज में सिरन ने उन्हें हमें गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। साथ के साथ मेरी वजह से रवि का एक छोटा सा टेस्ट भी हुआ। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार रवि तो नशे में नहीं। खैर, इस स्टेशन की जांच कराने के लिए एक टीम भेजी गई, लेकिन उन्हें उस सरकटे का कोई भी सुराग नहीं मिला। रवि को कॉल आने पर पता चला। उन्होंने कहा कि ये बस कहानियां प्रचलित हैं, ऐसा सच से कोई भी लेना देना नहीं है। और तो और हमारे हिसाब से इन सबको देखने वाले बस तुम 2 लोग ही हो, जो कि शायद शराब के नशे में थे। और तो और इन्होंने सिग्नल का पालन ना करते हुए ट्रेन को आगे भगाया है। दोस्तों, मेरी वजह से मेरे दोस्त रवि को उस जॉब से निकाल दिया गया। दोस्तों, सरकार ने एक्शन तो बहुत जल्दी लिया, लेकिन जब रवि की ड्रिंक की रिपोर्ट आई तो उसमें वो बच गया। रवि को माफीनामे के साथ साथ ऑफिस ज्वाइन करने के लिए एक लेटर भेजा गया और मैं ठीक छोटा सा व्यापारी अपने काम में व्यस्त हो गया। मैंने रवि की बात को ध्यान में रखते हुए खुद को एक बाबा से भी दिखवाया। बाबा ने कहा कि हाँ, तुम्हारे ऊपर कुछ तो था, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी की ऐसी कृपा है कि वो चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस तुम अपने भगवान को हमेशा याद करते रहा करो। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस डरावने सफर ने मेरे और मेरी दोस्त की जिंदगी बदल दी। आज रवि
काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है और ठीक मेरा व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा है। बस आपको मेरी और रवि की ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।